नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं रूल्स फॉर फिलिंग द सब सेल। सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं उनके लिए हम यहाँ पर अपना नियम पढ़ते हैं। यहाँ 4 नियम पढ़े थे। पहला जो नियम है वो वो प्रिंसिपल है, और दूसरा नियम है N+L का रूल। तीसरा है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब है हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। और चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पहला पॉइंट हम लेते हैं ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो शब्द जो है वो जर्मन वर्ड है। ऑफ वो जो प्रिंसिपल शब्द हम बात कर रहे हैं तो वो जर्मन शब्द है, और इसका मतलब होता है बिल्डअप। बिल्डअप मतलब भरना। एक मतलब ही इसका ये है कि भरना। क्या भरना? इलेक्ट्रॉन भरना। कैसे बढ़ता है उसके लिए प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग the subcell with the minimum energy is fill up the first when this subcell obtain the maximum quota of the electron, then the next subcell of the higher energy start filling। मतलब ये कहता है कि बेटे छोटे ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले जो सब सेल है उनको पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाए, और बाकी जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे भरा जाए। पहले कंप्लीट कीजिए कम ऊर्जा वाले सब सेल को पूरा कीजिए, और फिर इलेक्ट्रॉन को बांटते चलिए। तो इलेक्ट्रॉन बांटने का क्रम इसने ये बताया है। ये यहाँ पर जो चित्र दे रखा है वो इसी का है। यहाँ पर देखिए इसमें ये बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने को हम लड्डू बांटने वाले फॉर्मूले को अगर हम समझे, आप फुर्सत में हो ना तब मेरे से ये कहानी ज़रूर सुनना, लड्डू कैसे बांटते हैं। मोहल्ले में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना इंजीनियरिंग या मेडिकल में, तो लड्डू बांटेंगे, और वो भी ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बांटेंगे हमारे मोहल्ले में। तो मोहल्ले में किसको कितने लड्डू देने हैं, कौन सा सिद्धांत लागू करेंगे, ऑफ वो प्रिंसिपल। तो ये बात ध्यान में रखना। कभी फुर्सत में हम क्लास में बात करेंगे तब ये बताएंगे लड्डू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है आपके सिलेक्शन होने पर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहला जो है कम ऊर्जा वाला 1s कोष है, सब कोष है। तो इसमें सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर उसके बाद में दूसरा आ जाता है। तो जैसे जैसे इनका एनर्जी का क्रम है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें पूरे को भरने के बाद ही अगली एनर्जी वाले में हम एनर्जी लेवल में हम बढ़ते हैं, सब सेल में हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक खास बात देखिए ध्यान से सुनने वाले, कि एनर्जी जो है वो सब सेल की जिसकी ज़्यादा होगी उसमें बाद में, और जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मगर यहाँ ये बात कंपलसरी नहीं है कि कोष की ऊर्जा ज़्यादा है या कम है। कोष की ऊर्जा इस पे डिपेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोष के सब सेल है ना, मतलब सेल के सब सेल है ना, उनकी एनर्जी का लेवल आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। इसलिए हमारे पास हमें पहले सब सेल की जो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो हमें पक्का याद कर लेना, मजबूत तरीके से याद कर लेना है। और उसको याद करने का जो तरीका है वो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए ये यहाँ पर 3p के बाद आ रहा है 4s, और 4s के बाद आ रहा है 3d। तो ये जो ऑर्डर है वो हम कहाँ से निकालें? ये जो चित्र दे रखा है उसमें जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान यही बता रहा है कि कौन सा सब सेल किसके बाद आएगा, और ये इनके एनर्जी का ऑर्डर बताता है। और ये ऑर्डर ही आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने या लड्डू बांटने वाली कहानी में इसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम N+L यानी N+L का रूल, और इस रूल को हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि किसकी एनर्जी, कौन से सब सेल की एनर्जी ज़्यादा होती है और कौन से सब सेल की एनर्जी कम होती है। और अगर मान लीजिए सब सेल अगर अलग अलग है तो उनके एनर्जी का मान जो है वो किस प्रकार से हमें डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स द सीक्वेंस ऑफ according to it the sequence in which the various subcell are filling up can also be determined with the help of N+L value of the given subcell। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, the subcell with the lowest N+L value is the fill up first। मतलब जिसकी वैल्यू N+L की कम है उसको हम पहले भरेंगे और बाद में उसको भरेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। when the two or more subcell have द सेम N+L वैल्यू, अगर दो या दो से अधिक सब सेल के लिए N+L की वैल्यू समान है
तो हम उस सब सेल को पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान कम है। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n इज द फिलअप फर्स्ट। ओके, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैल्यू हमारी लिखी हुई है। n प्लस एल का मान जो है वो हम देखेंगे किसी भी वैल्यू के लिए, उससे हम डिसाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ रही है, यानी इसके लिए n ये 5 आ रहा है और इसके लिए भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये n बराबर क्या है, यहाँ पर 5 है, n बराबर है 5 और ये है n बराबर 6। तो इसका मतलब ये वाला पहले भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो, ये ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस ऑर्डर का और उस ऑर्डर का, दोनों का ऑर्डर सेम आता है। यानी इलेक्ट्रॉन भरने का जो सब सेल का जो रूल है वो या तो n प्लस एल रूल लागू करेंगे या वो प्रिंसिपल लागू करेंगे। वो प्रिंसिपल फेल हो जाता है तो n प्लस रूल आपको यही ऑर्डर उपलब्ध करवाता है। तो दोनों के द्वारा हम पहले क्या करेंगे, सब सेल की एनर्जी के अकॉर्डिंग इनकी व्यवस्था करेंगे, फिर हम इनमें लड्डू बांटेंगे यानी एनर्जी के। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ये चित्र नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वैल्यू को हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें आप समझ पा रहे होगे कि कैसा कैसा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर फिलअप किया जा रहा है। देखिए पहले के लिए n का मान, l का मान, ये कितना हो गया 1, ये 2, ये इनका योग 3, ये 3। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख देते हैं, 3 और 3, ये 3 वैल्यू आ रही है n प्लस एल की 2p के लिए और ये 3 वैल्यू आ रही है n प्लस एल के लिए 3s के लिए। तो 3 और 2 यानी n का वैल्यू यहाँ पर 2 है और n का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो पहले ये जो सब सेल है वो भरा जाएगा क्योंकि n की वैल्यू इसके लिए कम है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 4 और इसकी वैल्यू आ रही है 4, तो ये 3p है और ये 4s है। तो इन दोनों के अंदर ये 3p पहले भरा जाएगा, 4s बाद में भरा जाएगा। तो ये नियम यहाँ पर इस बात को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल जो हॉर्न्स का मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, मतलब हॉर्न की अधिकतम बहुलकता का नियम। ये कहता है कि एक सब सेल अगर है तो सब सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए और उसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन को। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन को पहले सबको बांट दिया जाए, बच गए इलेक्ट्रॉन तो हम उनको पेड में बांटेंगे और जब तक बांटेंगे जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और पूरे को बांट देंगे। और अगर रह गए तो बीच में रह गए तो रह गए। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए, मतलब ये हुआ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना, मेरे को इलेक्ट्रॉन लिखना है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ये लिख दिया और ये n बराबर 1 है, n का मान 1 है तो इसी में दूसरा लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 1, ये 2 और ये तीसरा। यहाँ पर 2 क्यों भरे, क्योंकि ये पहले n का वैल्यू क्लियर करता है। ये 3 और ये 4 नंबर है तो 4 नंबर का मतलब हो गया पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी ये n बराबर 2 है और ये ऊर्जा कम है और ये सब सेल है, इस सब सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 5 तो मैं कैसे बांटूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और बच गया वो 5वां। अब बात आती है मेरे पास है ना 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। यहाँ पर मैंने अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे, क्योंकि इस 2p सब सेल में अब इलेक्ट्रॉन बांट रहा हूँ। यहाँ तक हिसाब किताब पूरा हो गया, यहाँ तक अलग अलग हो गया। ये जो सब सेल है उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सबसे पहले अनपेड लिखेंगे। तो यही हमने बताया था अभी। मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इनमें तो भर चुका, ये तो सब सेल कंप्लीट हो गया। अब बच गए कितने, 4 और 3 7 हो गए, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को मैं पहले अनपेड के रूप में लिखूंगा, यहाँ पे अनपेड एक एक इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 8 नंबर ऑक्सीजन है और मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए कितने, 4 और बच गए। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इनको कैसे भरूं। देखिए ये जो लिखने का जो क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है। यही क्रम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने के नियम को बताता है और इसे को हमें ध्यान में रखना है। मेरे पास रिमेनिंग कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिखता भी वैसे ही हूँ जैसे ये रूल है।
पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब बच गया वो चौथा इलेक्ट्रॉन भर दिया। ओके, तो इसी प्रकार इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, बच गए कितने 5। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 1 2 ये 2 4 हो गए, तो 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन और 10वां इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और ये तरीका जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी को हम कहते हैं हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑर्बिटल of the subcell in such a way as the given maximum number of the unpaired electron with the parallel spin। पहले हम समान स्पिन में सारे इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली का जो सिद्धांत है, अपवर्तन सिद्धांत है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, 1925 में पाउली ने ये कहा था कि अगर आप एक परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक परमाणु के सभी को किसी भी एटम के कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, XYZ कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का कभी भी चारों क्वांटम नंबर, चारों कौन सी, N, L, M और S, इन चारों क्वांटम नंबर का जो मान है वो एक समान नहीं हो सकता। इनमें से किन्हीं 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो एक समान हो सकता है, परंतु चौथी क्वांटम नंबर का ऑलवेज डिफरेंट होगा। और अगर एक से किसी में हो जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में नहीं पाया जाएगा या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत लिखा हुआ है। तो ये रूल जो है वो बहुत ही सावधानी को बरतता है और हमें ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अपनी मर्जी से नहीं भर सकते हैं, इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे C6 है, C6 में अगर हम सारे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर फिलअप कर चुके हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर चुके हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के बाद आप देखते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। इसके लिए अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें तो n का मान कितना है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, इसी के लिए ये l का मान 0 है, इसी के लिए m का मान 0 है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई मगर इसका मान प्लस है, इसका मान प्लस है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये माइनस है। मगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की तुलना करें तो 2 क्वांटम नंबर का मान सेम कहाँ आ रहा है, 2 क्वांटम l का मान आ रहा है, m का मान आ रहा है, मगर ये भिन्न है। चारों क्वांटम संख्या का मान भिन्न नहीं हो सकता, किन्हीं 2 का हो सकता है। यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पर ले सकते हो, यानी 4 क्वांटम नंबर का मान जो है वो एक समान नहीं हो सकता। चारों में से किन्हीं 3 का समान हो सकता है, तो मतलब किन्हीं 2 का समान हो सकता है, तो चारों क्वांटम नंबर का मान 2 की क्वांटम नंबर सेम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ द ओवो प्रिंसिपल। ओवो प्रिंसिपल में कई सारे मतलब अपवाद है और इन अपवाद को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कॉपर, क्रोमियम। क्रोमियम कितने नंबर होता है, 24 नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p और 3d एंड 4p। अब यहाँ पे 4s, चलो ये 4s लिखा हुआ है, आप ध्यान देना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 भरने के बाद आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बच गए कितने, देखो इसमें काउंटिंग करो कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे अकॉर्डिंग। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो इसमें भरा जाएगा। मगर ये आपके रूल बताते हैं, जो ओवो सिद्धांत है वो बताता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मगर वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्या है ये, गलत है। और इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम का,
24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 4s जो है ना 4s में 1 और 3d में यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ गया, इसमें ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं जो 29 नंबर है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखें तो मैं लास्ट का लिख देता हूँ इतना, तो यहाँ पर क्या होता है 4s और 3d को हम देखते हैं तो ये 9 होता है और ये 4s में 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये सेम है बाकी, मगर इसमें क्या होता है करेक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 29 का होता है। ये तो आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और ये आपका हो गया इसका आर्गन का, तो ये हो गया 3d10 और 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ 2 होता है और यहाँ पर 1। ये करेक्ट है, गुड है ना, और ये इनकरेक्ट है, ये माना जाता है। ये अकॉर्डिंग टू ऑफ वो रूल है, ये अकॉर्डिंग ऑफ वो रूल है या ऑफ वो प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी राइट बाय द फॉलोइंग डिफरेंट मेथड। कई प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ 3p6 के बाद 4s2 और 3d6, ये भी सही है। अगर आपने इसको पीछे लिख दिया, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक साथ एक कोष को दर्शा रहा था, ये कोष चौथा कोष आ गया, फोर्थ कोष आ गया, और आपने इसको बाद में लिख दिया, इसको भी सही मान लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d जो है वो 6 और 4s2 लिखा है, तो यहाँ ये वाली बात भी सही मानी जाती है। और एक ये है कि आपने ना एक एक कोष के सारे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लिख दिया 1s2 2s2 2s2 2 दोबारा नहीं लिखा, साथ में लिख दिया 2p6, यहाँ 3s 3p और 3d ये एक साथ लिख दिया, और इसको लिख दिया दो ये अलग अलग लिख दिया, और एक ये लिख दिया। मगर मोस्टली जनरल जो फॉर्मूला है वो ये काम आता है, और इसको हम अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो अच्छी रहेगा। इसमें क्या है, इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर n बराबर 1 को दर्शा रहा है, ये n बराबर 2 को दर्शा रहा है, ये n बराबर 3 को दर्शा रहा है, ये n बराबर 4 को दर्शा रहा है। ये सबसे बाहर वाला भाग है, ये सबसे इसके भीतर वाला भाग है, ये और भीतर वाला और ये और भीतर वाला। अगर हम इस प्रकार से दर्शाएं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड मान के चले। हालांकि लिखने में इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो, गलती नहीं होगी, मगर ये जो है हमें पकड़ मजबूत करेगा किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे बाहर इसको लिखा, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल या अल्टीमेट सेल, या फिर हम इसको वैलेंसी सेल कहते हैं, जो सबसे बाहर लिखा जाता है। इसीलिए इसका लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए। इन दिस सेल द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और दिस इज कॉल्ड द कोर चार्ज। कोर चार्ज का मतलब हो गया ये जो है इलेक्ट्रॉन वो वैलेंसी सेल कहलाएगा। वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इसलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेल को सबसे बाहर अलग से लिख दिया जाए तो सही अच्छा तरीका है। n-1 का क्या मतलब है, ये n-1 का मतलब है ये हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए ये फोर्थ कोष और फोर्थ कोष के सब सेल सारे इसके साथ रख दिए, और ये थर्ड जो सेल है उसके सब सेल सारे इसके साथ रख दिए, तो इसको हम बोलेंगे n-1। n-1 का मतलब हो गया पेनल्टीमेट सेल या कोर या पेर वैलेंसी सेल, आप इसको बोल सकते हो। और इसको हम लास्ट को बोलते हैं n-2 को हम बोलते हैं प्री
पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल, इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरी हमें बांट के चलेंगे। तो हमें ये बार बार में पूछा जाता है वैलेंसी सेल के बारे में, वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और आगे हमारे पास एक टॉपिक, 2 टॉपिक आ गया, पेनल्टीमेट सेल और प्री पेनल्टीमेट सेल, यानी n-1 और n-2 और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ वी रिमूव द लास्ट n सेल, अगर हमने पीछे सबसे लास्ट वाला जो भाग है, देखिए यहां पर आप इसको देख पा रहे हो, तो इसको हटा दिया, ये जो वाला भाग है इसको हटा दिया मैंने, तो इसको हटाने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वह क्या कहलाएगा। इस भाग को हटाने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा उसको हम कर्नेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जो कर्नेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कर्नेल का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल को हटाने के बाद रिमेनिंग सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, रिमेनिंग सेल के इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल को हटाने के बाद रिमेनिंग सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कर्नेल सेल कहते हैं। कर्नेल सेल को हम कोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे काम में लिया गया है, इसको हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम काम में ले रहे हैं, तो कर्नेल सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, जैसे 11 से हम 10 तक तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकता है। 11 से जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, ये हमने पाउली अपवर्जन सिद्धांत और उसका जो n+l रूल है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल हमने यहाँ पर लगा करके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी अभी भरने का क्रम बताया था। और इनको लिखते कैसे हैं उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेटे बार बार में ट्राई करोगे तब आप इनको भर पाओगे, और अन्यथा आप भूल जाओगे। नेक्स्ट हम आज का टॉपिक जो है वो लास्ट का स्टेप हम देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट फील्ड। जो आपका वो रूल था ना, उसके जो अपवाद थे, एग्जेप्शन थे, तो उसको हम कैसे देखते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर एग्जांपल में ले रहे हैं कि जो हाफ फील्ड, यहाँ पर एक बात याद रखना, मेरी बात है, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, मगर आपको जैसे याद रहे हाफ फील्ड और फुल फील्ड, एक तो बोला मैंने हाफ फील्ड और एक बोला है मैंने फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन द अदर। पहले बेटे ये समझ ले हाफ फील्ड का क्या मतलब है, फुल फील्ड का क्या मतलब है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ। देखिए अगर कोई मान लो p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है, और d ऑर्बिटल में 3 होते हैं, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड हो गया। और अगर ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास प्रत्येक ऑर्बिटल में, तो ये फुल फील्ड हो गया। अब एक पोजीशन आ गई मेरे पास ऐसी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो ये न तो हाफ फील्ड है न फुल फील्ड है, तो ये बीच का है। तो इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल थे, 3 में से 2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एक के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये न तो फुल फील्ड है न हाफ फील्ड है। तो ऐसे ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल होते हैं। और ये ऐसे जो ऑर्बिटल है जिसको हाफ फील्ड और फुल फील्ड कहते हो, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी जो है वो किस बात पर निर्भर करती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल है उनकी स्टेबिलिटी 2 बातों पर निर्भर करती है। ये 2 बात है, पहली है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई आप ये बताइए, एक माँ के 4 बेटे हैं, एक माँ के कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और चारों बेटों को अगर लड्डू बांटा जाए, चारों बेटों को लड्डू बांटा जाए, तो एक लड्डू सबको दे दिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको बराबर दे दिया, तो क्या ये लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि इक्विवेलेंट मिला है इनको सबको, तो इसलिए इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मगर यहाँ उल्टा चले, अगर किसी एक बेटे को 2 लड्डू मिल जाए तो क्या होगा?
आप जानते हो क्या होगा, ये कहेगा तेरे को 2 कैसे मिले, मेरे को और दो, मम्मी को कहेगा, ये भी कहेगा और ये भी कहेगा। मम्मी क्या कहेगी, इस लड्डू को वापस ले लेगी और इसको बराबर कर देगी, खैर नहीं, या फिर इस लड्डू को बांटेगी 4 और भागों में, तो तब ये जाकर के होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एनसिमेट्रिकल कहलाता है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक क्या होगा, फायदेमंद होगा, स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करेगा। एक और होता है, वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब होता है, जब इनके पास पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेड मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके पास एक्सचेंज एनर्जी होती है। एक्सचेंज एनर्जी का यहाँ पर मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्थान चेंज कर लेता है, और इस स्थान चेंज करने को हम एक्सचेंज कहते हैं। और एक्सचेंज होने पर एनर्जी लिबरेट होती है, उत्सर्जित होती है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये आपस में अदला बदली वाला क्षेत्र मतलब लगा लेते हैं। इसको हम कैसे समझे, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 3 दोस्त अगर किसी होटल में गए और होटल में 3 रूम को लेते हैं, 3 रूम जो है वो एक ही रेंट पर, एक समान रेंट पर मिलते हैं। तो इन तीनों दोस्तों ने क्या किया, कहता है कि बेटे भैया तू एक काम कर मेरे रूम में आ जा, और तू एक काम कर मेरे रूम में आ जा। तो इन्होंने रूम एक्सचेंज करके रूम के आनंद ले लिए, और फिर ये इसको कहता है कि आप रूम चेंज करो मेरे साथ। तो ये रूम चेंज करने से इनको एंजॉयमेंट बढ़ रहा है, और एंजॉयमेंट बढ़ने से इनको मज़ा आ रहा है, और पैसे वही लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही रूल है कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों वाले जो ऑर्बिट मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो डी ऑर्बिटल है, उनके अंदर क्या होता है कि ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपने कक्षकों का, और इस कारण से वो क्या करते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा एक्सचेंज करने की ऑफर अपनाता है, उतना ही इनका स्थायित्व बढ़ता है, जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी के नाम से पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको समझे कैसे, जैसे मान लीजिए ये मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके स्थान पे आ जाता है और ये इसके स्थान पे आ जाता है। अगर मान लीजिए इसके पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें यहाँ पर, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये पहला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। आना इस इलेक्ट्रॉन की या इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से इसके साथ कर चुका, तो इसका और ऑफर है 3 के साथ। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 तो इसके साथ और 3 इसके साथ और एक्सचेंज कर सकता है। इसी प्रकार ये तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन 2 के साथ और एक्सचेंज कर सकता है, इनके साथ ये पहले कर चुका। तो इनके साथ एक्सचेंज एनर्जी जो है, जितना ज़्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी एक्सचेंज एनर्जी जो है लिबरेट होगी, और उनका उतना ही स्थायित्व बढ़ेगा। यही कारण है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन द अदर ऑर्बिटल। इस कारण से वो कॉपर वाला और क्रोमियम वाला जो अपवाद देखा था ना, वो अपवाद इसी के कारण से होता है। ये आपका आज का टॉपिक हो गया। और अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ट्राई अगेन कीजिए, बार बार में इसको लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने से पहले आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु का नाम और प्रतीक याद रखना पड़ेगा, और ये याद हो जाएगा तो ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख पाओगे। जब किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर याद ही नहीं है, या सॉरी परमाणु का परमाणु क्रमांक याद नहीं है, तो 26 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख पाओगे। तो पहले आपको ये परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से याद हो जाए, तब आप इसको क्लियर कर पाओगे। थैंक यू। आज का लेसन कंप्लीट है। धन्यवाद।